नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरएस पे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम आरक्षण। दरअसल आजकल जो चुनावी मुद्दा आ रहा है उसमें मुस्लिम आरक्षण को लेकर अक्सर जो है चर्चा के पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। हाल ही में जो कांग्रेस है इसके मैनिफेस्टो में भी आरक्षण से जुड़ी कुछ बातें कही गई हैं। तो आज का जो हमारा ये विषय है ये भारतीय राज्य व्यवस्था प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और इसमें हम जानेंगे कि ये खबर क्या है, आरक्षण से संबंधित खबर क्या है, ठीक है। और जानें कि मुसलमानों को जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण क्या है, क्या ये आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और क्या इस तरह के जो आरक्षण है मुस्लिमों को पहले भी दिए गए हैं या सिर्फ ये अभी शुरुआत की जा रही है। और आंध्र प्रदेश में आरक्षण का जो मामला उठ रहा है वो क्या है। तो आरक्षण का जो इतिहास है शुरू से लेकर अंत तक आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए आज के हमारे सेशन के साथ। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही है। दरअसल मैनिफेस्टो जो है वो ये कहता है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बारे में बात करता है कि SC ST और OBC के लिए आरक्षण की 50% सीमा जो है वो बढ़ाई जाएगी और इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन कांग्रेस की सरकार यदि आती है तो वो संवैधानिक संशोधन करती है। यानी वो आरक्षण कम करने के बजाय इसकी सीमा जो है वो 50% से ज्यादा करने की सोच रही। यानी कि सरकार SC ST का आरक्षण कट नहीं कर रही है, वो जो आरक्षण इनको दिया गया है उसको कुल मिलाकर मुसलमानों समेत मिलाकर कुल 50% से ज्यादा करने का विचार कर रही है। ये इसके इक्विटी शीर्षक वाले खंड में लिखा गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, ठीक है। अब कांग्रेस ने ये बात कही गई है कि बिना जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव किए सभी को नौकरी और जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें 10% आरक्षण को लागू किया जाएगा। यानी कि ये किसी धर्म विशेष से या किसी जाति से संबंधित ना होकर सभी को जो कि पिछड़े हुए हैं नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही SC ST और OBC के लिए जो भी प्राइवेट संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इसके लिए आर्टिकल 15(5) के तहत एक कानून सरकार लेकर आएगी। यानी कि सरकार का जो मकसद है वो ये है कि SC ST और OBC को 2 जगह आरक्षण दिया जाएगा, एक तो नौकरी में, दूसरा है एजुकेशन में। यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाहे वो निजी हो या वो गवर्नमेंट, इन दोनों में आरक्षण की व्यवस्था है वो सरकार करने वाली है और इन दोनों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में। ये इसके इक्विटी नामक जो शीर्षक है उसमें ये बात कही गई है। अब जो सवाल है हमारा दूसरा वो ये है कि क्या मुसलमानों को इस तरह का नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देना क्या ये संविधान के विरुद्ध है? क्या हम ये संविधान के विरुद्ध कदम उठाने जा रही है जो ये सरकार बनेगी यदि कांग्रेस की आती है तो इसका सीधा सा जवाब है कि जो भारत का मूल संविधान है इसका आर्टिकल 296 जो कि वर्तमान में संविधान के आर्टिकल 335 में कर दिया गया है, ये कहता है कि अल्पसंख्यक, इसमें कोई शब्द नहीं है। यानी कि वर्तमान में अल्पसंख्यक संविधान में कोई शब्द नहीं है, लेकिन आर्टिकल 16(4) जो है वो इसमें शामिल करता है, जिसके मुताबिक सरकार किसी भी पिछड़े वर्ग जिसकी राज्य की सेवाओं में हिस्सेदारी कम है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यानी कि मूल संविधान से आर्टिकल 296 में जो अल्पसंख्यक शब्द दिया गया था मूल संविधान में उसको हटा दिया गया है, लेकिन 16(4) में ये व्यवस्था संविधान करता है कि जिन जातियों का, जिन समुदायों का शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में बहुत ही कम योगदान है, सरकार उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे कि उनका जो योगदान है वो बढ़ सके, उनका जो परसेंटेज है वो बढ़ सके, ठीक है। तो इसके लिए संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए आर्टिकल 15(4) के तहत राज्य और सरकार, राज्य जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए
वर्ग की उन्नति के लिए या SC ST के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकते, यानी कि जो संविधान है उसका आर्टिकल 15(4) जो कि एक हमारा मूल अधिकार है, जो कि कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यदि कोई वर्ग है वो पिछड़ा हुआ है तो सरकार को ऐसे उचित कदम उठाने चाहिए ताकि उनकी भागीदारी है वो सभी के बराबर हो सके। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है जो कि संविधान ने एक पॉजिटिव वे में दिया है। हालांकि जो संविधान का आर्टिकल 15 है ये कहता है कि सरकार किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन 15(4) जो है वो ये कहता है कि कुछ स्पेशल कंडीशन में, ये मान लीजिए कि सभी समुदायों में सभी लोग हैं वो अमीर नहीं होते, सभी जातियां अमीर नहीं होती हैं, कुछ तो है वो गरीब होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं सामाजिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी। तो यदि सरकार सभी को एक समान ट्रीट करती है तो जो लोग पिछड़े हुए हैं वो तो कभी जो मेन स्ट्रीम है उसमें आ ही नहीं पाएंगे। तो सरकार को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको 15(4) के तहत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक केस आया था 1975 में केरल सरकार बनाम एन थॉमस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण जो है ये समानता और गैर भेदभाव से जुड़े आर्टिकल 15(1) और 16(1) के लिए अपवाद नहीं है, बल्कि आरक्षण को समानता के विस्तार के बतौर माना जाना चाहिए। यानी कि जो आर्टिकल 15 है वो कहता है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन 15(4) इसका अपवाद है। और 16 भी कहता है कि किसी के साथ भी जो नौकरियां हैं उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्हीं दोनों आर्टिकल में अपवाद भी दिए गए हैं कि यदि कोई वर्ग है वो पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए वो पॉजिटिव वे में कोई प्रयास कर सकती है। तो ये हमें इस केस के द्वारा ये निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इसको नेगेटिव ना लेकर इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए कि भाई सरकार इनको भी मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है तो कुछ ना कुछ स्टेप तो इनके लिए उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 15 और 16 के अनुसार यदि कोई धार्मिक, नस्लीय या जातीय समूह आर्टिकल 46 के तहत कमजोर वर्ग या पिछड़ा वर्ग से है तो वह विशेष प्रावधानों का हकदारी होगा। यानी कि यदि कोई कमजोर है तो उसको सरकार है वो स्पेशल ट्रीटमेंट देगी। आर्टिकल 15 और 16 कहता है कि उनको एक अलग तरह का विशेष प्रावधान या विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी की अध्यक्षता वाले तीसरे पिछड़े वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि मुसलमानों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। और आयोग ने यह भी बताया कि मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है ये कई शैक्षणिक मापदंडों में जो है जो शेड्यूल कास्ट है इनके ही बराबर, यानी कि जो मुसलमान हैं वो भी जो शेड्यूल कास्ट है उनकी तरह ही क्या है शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, यानी कि उनका जो परसेंटेज है शिक्षा में वो बहुत ही कम है। और आर्टिकल 15(4) के तहत मुसलमानों के लिए विशेष शैक्षणिक आरक्षण की सिफारिश की थी। यानी कि जो तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाई मुसलमान जो हैं वो भी अलग नहीं है, उनकी स्थिति भी है वो भी SC के बराबर ही है, शेड्यूल कास्ट के बराबर है। तो इसके लिए उनके लिए भी कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए एजुकेशन में, नौकरियों में आर्टिकल 15(4) के तहत, ताकि वो भी क्या है मेन स्ट्रीम में आ सके। और सच्चर कमेटी बनाई गई थी, इसने भी इसी तरह का अपना निष्कर्ष दिया था। 2006 में जस्टिस सच्चर की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में अपनी बात कही थी। यानी कि मुस्लिम आरक्षण में ये निष्कर्ष निकलता है कि संविधान का आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि धर्म के आधार पर यदि कोई वर्ग है वो शैक्षणिक और धार्मिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है सामाजिक रूप से, तो उसके साथ है वो सरकार कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, यानी कि उसको पॉजिटिव वे में आरक्षण दे सकती है। अब तीसरा सवाल ये बनता है यहाँ पर कि क्या मुसलमानों को जो आरक्षण कभी दिया गया था उसका आधार क्या रहा था? क्या कभी मुसलमानों को पहले भी आरक्षण दिया गया था या अभी सरकार कोई नई पहल करने वाली है? तो इसका जवाब है कि
1979 में मंडल आयोग आया था, जिसका नाम आप सभी जानते हैं। ये क्या था, ओबीसी समुदाय के लिए जो भी एजुकेशन और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इनकी स्टडी करने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1979 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि ये ओबीसी वर्ग की पहचान करेगा जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस समय सरकार थी राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और इस आयोग ने जो सिफारिश की थी ये की थी कि ओबीसी के लिए जो आरक्षण है उसको आरक्षण 27% करना चाहिए। ये मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा था। लेकिन राजीव गांधी और इंदिरा गांधी सरकार ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि मंडल आयोग की सिफारिशों को राजीव गांधी सरकार ने नहीं माना था। हालांकि 1989 में प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। 1989 का जब दौर आता है, ये देखिए रिपोर्ट आती है 1980 में, और इसके 9 साल बाद 1989 में जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह आते हैं तो वो इनकी सिफारिशों को लागू करते हैं। और इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए वो ओबीसी में 27% आरक्षण देते हैं, और जिसमें टोटल 3747 जातियां होती है। कुल ओबीसी में इतनी जातियां होती है जो सभी धर्मों को मिलाकर, सभी कास्ट को मिलाकर, जो कि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई होती हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। और इन सभी को 27% आरक्षण जो है वो वीपी सिंह की सरकार दे देती है। ठीक है। उसी मंडल आयोग की सिफारिशों को जो वीपी सिंह सरकार है ये लागू करती है। और ये जो मंडल आयोग है, ये मंडल आयोग मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को भी ओबीसी में काउंट करता है। ठीक है। और इसके बाद कई मुस्लिम जातियां जो हैं ये केंद्र और राज्य स्तर पर ओबीसी के तहत आरक्षण का हकदार हो जाती हैं। यानी कि जो मंडल आयोग है वो केवल किसी एससी या जो भी किसी जाति विशेष से संबंधित उन लोगों के नहीं होता है। जो लोग मुस्लिम समुदाय से, जो जातियां पिछड़ी हुई है मुस्लिम कैटेगरी में, उनको भी ओबीसी में काउंट किया जाता है, जो कि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई होती हैं। ठीक है। तो ये मंडल कमीशन की सिफारिशें थी। बाद में होता यह है कि कुछ मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल होने की वजह से इनको आरक्षण दिया गया था। यानी कि कुछ जातियां थी मुसलमानों में जिनको आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी के तहत दी गई थी, और इन जातियों को ओबीसी के अंदर ही एक सब कोटा बनाकर ओबीसी के अंदर ही दिया गया था। लेकिन इनमें जो अलग जातियां थी उनसे एससी एसटी और ओबीसी का कोटा कम किए बिना ही इनको एक सब कोटा बनाकर अलग से आरक्षण दिया गया था। यानी कि एक घर में इनको किसी की जगह छीनकर, किसी का कमरा छीनकर इनको आरक्षण नहीं दिया गया था। इनको सेपरेटली एक रूम दिया गया था आरक्षण के लिए। यानी कि एससी एसटी का जो अपना आरक्षण का रूम था वो सेपरेट था, सुरक्षित था, उनका रूम कहीं भी नहीं गया था। लेकिन इनको उसी ओबीसी के एक घर में इनको एक छोटा सा रूम, यानी कि आरक्षण का एक रूम दिया गया था। ये एक तरह से हम मान सकते हैं। ठीक है। अब 1992 में आता है इंदिरा साहनी मामला, जो कि आरक्षण के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रखता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सामाजिक समूह, चाहे उसकी कोई भी पहचान हो, किसी भी धर्म, जाति, लिंग से हो, स्थान से, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि दूसरे लोगों की तरह ही मापदंडों में वो पिछड़ा पाया जाता है तो उसे ओबीसी के तहत माने जाने का हक है। यानी कि यदि वो मुस्लिम है तो भी वो उसमें काउंट किया जाएगा। इसी इंदिरा साहनी मामले में एक बात और कही गई थी कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ओबीसी को 2 लेयर में बांटा गया था, यानी कि 2 कैटेगरी बनाई गई थी इंदिरा साहनी मामले में, कि एक कैटेगरी वो होगी जिनकी जो सालाना कमाई है वो 8 लाख से ज्यादा होगी। तो इस तरह की जो लोग होंगे उनको नाम दिया गया क्रीमी लेयर, यानी कि जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है। दूसरे होंगे नॉन क्रीमी। नॉन क्रीमी वो होंगे जिनकी इनकम जो है वो 8 लाख से कम है। तो इस तरह से जो शैक्षणिक और
सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए इंदिरा साहनी मामले में एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो इन आधारों पर दिया जाएगा, इनकम के आधार पर दिया जाएगा। साथ ही इनकी यदि शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक स्थिति यदि अच्छी है, जिन लोगों की, चाहे वो ओबीसी में ही क्यों ना हो, तो उनको इस क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा, जिनको नॉन क्रीमी नाम दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक रूप से जो भी मुसलमान यदि अमीर है, मान लीजिए कि बात हो रही है कि मुस्लिम आरक्षण की, तो सभी मुसलमान ओबीसी में काउंट नहीं होंगे, वही मुस्लिम ओबीसी में काउंट होंगे जो कि गरीब हैं या कि जो कि एजुकेशनल रूप से बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हैं। तो जो अमीर मुसलमान हैं उनको आरक्षण का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। साथ ही जो हमारा नेक्स्ट पर्सन है वो ये है कि किन किन राज्यों में जो मुस्लिम आरक्षण है उसकी व्यवस्था की गई है। दरअसल जो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग है इसके द्वारा एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें उन मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है जिनको ओबीसी में रखा गया है, और ये पिछड़ा वर्ग सूची जो है ये मंडल आयोग की सिफारिशों से लागू की गई है। इसमें जो व्यवस्था है ओबीसी की वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु यहाँ के मुसलमानों को ओबीसी में रखा गया है, और यूपी के जो तेली समुदाय हैं, तेली जो कास्ट है, कायस्थ है, इन मुसलमानों को, और बिहार, केरल, असम के मुसलमानों को ओबीसी के तहत रिजर्वेशन दिया गया। यानी कि ये ऐसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। किस आधार पर रखा गया है? सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आधार जो है वो इनका रखा गया है। साथ ही केरल में ओबीसी का 30% कोटा है, इसमें से मुसलमानों को 10% जो है वो नौकरियों में आरक्षण दिया गया है, और 8% जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। कहां पर? केरल में। अब तमिलनाडु की बात करें तो इन्हीं आधारों पर, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों को 3.5% आरक्षण दिया गया है। अब बिहार की बात करें तो बिहार में ओबीसी को पिछड़े और सबसे पिछड़े वर्ग में बांटा गया, यानी कि ओबीसी को भी 2 तरीकों से बिहार सरकार ने बांटा है। इसमें यह बांटा है कि यहाँ पिछड़े मुसलमानों को अति पिछड़ा वर्ग के रूप में भी आरक्षण दिया गया, यानी कि मुसलमानों में भी जो भी पिछड़े हुए हैं, पिछड़ा वर्ग में जो हैं, उनसे भी अति पिछड़े हुए जो हैं, सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, उनके लिए भी एक अलग से कैटेगरी बिहार में बनाई गई है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो कहानी है आरक्षण की वो ये है कि यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया था ओबीसी को, वो बिना पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के ही राज्य सरकार ने लागू कर दिया था। तो अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये आरक्षण जो है वो रद्द कर देती है, क्योंकि ये आरक्षण जो है ये बिना पिछड़ा वर्ग आयोग की परामर्श लिए ही राज्य सरकार लागू करती है। यदि मान लीजिए वो ओबीसी आयोग से परामर्श करती और उनसे कुछ बातें पूछती इस मामले में, तब ये वैलिड होता, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने सीधा ही 5% आरक्षण जो है वो मुसलमानों को दे दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पर्सन है वो ये है कि क्या कर्नाटक में जो कांग्रेस है इसने पहली बार आरक्षण दिया है मुस्लिमों को, जिसका जो पीएम मोदी है वो बार बार अपनी रैलियों में जिक्र कर रहे हैं कि ये मुसलमानों को आरक्षण देंगे, जिनकी आबादी ज्यादा है उनको आरक्षण देंगे। तो क्या इस तरह की बात है वो कांग्रेस ने पहले भी कही है? दरअसल कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी जिसका नाम था जनता दल। ये ही पार्टी थी जिसने सबसे पहले ओबीसी का एक सब कोटा बनाकर मुस्लिमों को आरक्षण दिया था। यानी कि हमें यहाँ पर ये बात जान लेनी है कि केवल कांग्रेस ही नहीं बात कर रही है ओबीसी आरक्षण की। मोदी की जो सहयोगी पार्टी थी, बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल, खुद एक सब कोटा बनाकर इनको आरक्षण दिया था, ये पहले की बात है। और इसके लिए जो चिन्नप्पा रेड्डी आयोग है वो भी बनाया गया था, जिसमें 2 श्रेणी बनाई गई थी मुसलमानों के लिए आरक्षण देने की। और 1990 के दशक में कांग्रेस की समर्थित वीरप्पा मोइली सरकार आई थी, जिसने ओबीसी के बीच 2B बनाई और एससी के लोगों को 6% आरक्षण दिया था। यानी कि कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार आई थी समर्थन वाली,
उसने 6% आरक्षण दिया था। जिसने इस्लाम, बौद्ध और ईसाई धर्म अपना लिया उन लोगों को 6% आरक्षण एससी के तहत दिया गया था। ठीक है। और इनमें से 4% आरक्षण जो है वो मुस्लिम समुदाय को दिया गया था। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया, क्योंकि ये आरक्षण जो है ये 50% से ज्यादा हो गया था। जबकि जो इंदिरा साहनी मामला है वो ये बात की एक नजीर पेश करता है कि भले ही आप किसी भी कास्ट को आरक्षण दे, लेकिन उसकी सीमा जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि हम SC/ST का कोटा घटाए बिना 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे, तो इसके लिए उनको एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब इनकी जो आगे कार्रवाई है वो क्या चलती है वो हम आगे देखेंगे। अब जो वीरप्पा मोइली सरकार होती है वो गिर जाती है, क्योंकि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा है वो इनके द्वारा बढ़ा दी जाती है और बाद में इस तरह से राजनीति में एक भूचाल आता है कि उनकी जो पार्टी है वो गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। अब 1994 में आते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD देवगौड़ा। ये साल 1995 में जो पिछली सरकार थी इसके फैसले में कुछ संशोधन करते हैं और बाद में आरक्षण को लागू करते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दे दिया। यानी कि जो पहले वाली सरकार थी इसने भी मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया था। देखिए, इसने भी 4% आरक्षण दिया था। ठीक है। और जो HD देवगौड़ा की सरकार आई थी इन्होंने भी 4% मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया। बाद में कर्नाटक में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में बीजेपी गठबंधन की सरकार आती है, जो बीते साल ये कोटा रद्द कर दिया और मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले वो कलिंगा और लिंगायत जैसी जो प्रमुख हिंदू जातियां हैं इनको अलग अलग बांट दिया गया। यानी कि जो बोम्मई सरकार आती है वो 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले जो वो कलिंगा और लिंगायत समुदाय है इनको अलग अलग हिंदू जातियों में बांट देती है। और इस फैसले के बारे में जो सरकार है वो ये कहती है कि धर्म के आधार पर पूरे समुदाय को आरक्षण देना संवैधानिक रूप से संभव नहीं है और मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा से फायदा मिलता रहेगा। यानी कि जो मुस्लिम हैं इनको EWS के तहत आरक्षण मिलेगा, ना कि उस तरह से इनको क्लियर कट कोई आरक्षण दिया गया। ठीक है। अब अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार का जो निर्णय है वो बहुत ही खराब है। बोम्मई सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि जब तक मामला चल रहा है इस आदेश के संदर्भ में कोई नई बात नहीं जोड़ी जाएगी। यानी कि सरकार ने कहा कि जब तक इस फैसले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती हम इस आरक्षण के मुद्दे पर अभी कोई नई बात नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद कांग्रेस जो है वो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने घोषणा पत्र में ये बात कह देती है कि जो बोम्मई सरकार ने आपका 4% आरक्षण खत्म किया है हम उसको वापस से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये कांग्रेस का इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी। और इन चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो भारी मतों के साथ जीत जाती है। तो ये थी कर्नाटक की कहानी। अब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण की स्थिति क्या है। दरअसल आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो 9.5% है, जिसमें डुडकुला, लद्दाफ, नुरबास और मेहतर जैसी कुछ कास्ट हैं जो कि मुस्लिम कास्ट हैं और इनको 7 से 10% तक OBC कोटा दिया गया है। ये आरक्षण जो है ये मौजूदा OBC कोटे में बिना कम किए दिया गया है। यानी कि इसके लिए OBC की एक नई श्रेणी OBC BCE बनाई गई है, जिसमें मुसलमानों को नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थाओं में ये आरक्षण दिया गया है 7 से 10% का। अब जुलाई 2004 में आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने कहा कि रोजगार, शैक्षणिक और दूसरे क्षेत्रों में मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया जाना चाहिए
और ये इन्होंने लागू भी कर दिया था 2004 में आंध्र प्रदेश में। और सितंबर 2004 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे गलत करार दे दिया, क्योंकि ये जो कोटा था ये 50% का आंकड़ा पार कर रहा था, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि क्रीमी लेयर इससे बाहर नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उलट मुसलमानों को आदेश दिया गया, यानी कि इसमें क्रीमी लेयर को ध्यान में रखते हुए आरक्षण नहीं दिया गया है, इसमें सभी को दे दिया गया है। जो अमीर है उनको भी आरक्षण का फायदा मिल रहा है और जो गरीब है उनको तो मिल ही रहा है। तो इसमें जो कोर्ट है उसने कहा कि आपको क्रीमी लेयर छाटनी चाहिए थी, नॉन क्रीमी लेयर के आधार पर आपको आरक्षण देना चाहिए था। अब कोर्ट ने यह माना कि मुसलमान जो हैं ये वास्तव में सकारात्मक कार्रवाई यानी कि आरक्षण के हकदार हैं, और आरक्षण जो है ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का अपमान नहीं करता, यानी कि आरक्षण कोई SC ST OBC के लिए विशेष नहीं है, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है कि किसी विशेष धर्म को ही आरक्षण दिया जाएगा। ये धर्मनिरपेक्षता भारत की एक मुख्य विशेषता है। तो आरक्षण भी धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए मुसलमानों को आरक्षण की व्यवस्था करने की बात कहता है। और जून 2005 में एक बार फिर से आंध्र प्रदेश सरकार जो है शैक्षणिक संस्थानों में और जो सेवाएं हैं इनमें 5% का कोटा बहाल करती है। और एक बार फिर हाई कोर्ट जो है इंदिरा साहनी फैसले के तहत इसको कैंसिल कर देती है, क्योंकि ये जो कोटा है ये 50% का उल्लंघन कर रहा था और अभी तक इस पर सुनवाई जारी है, अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। ठीक है, अब जानते हैं कि क्या मुसलमानों की डिमांड है कि उनको SC कोटे में शामिल किया जाए। दरअसल दलित मुसलमानों की तरफ से SC कोटे के तहत शामिल किए जाने की मांग की, यानी कि जो मुसलमान है वो कह रहे हैं कि हमें आप OBC में नहीं, हमें आप शेड्यूल कास्ट में रखिए। सुप्रीम कोर्ट में दलित मुसलमानों और ईसाइयों के लिए SC का दर्जा देने की मांग के लिए याचिका लगाई गई थी कि मुसलमानों को, जो दलित मुसलमान है और ईसाई है, इनको OBC के बजाय आप SC कोटा में जगह दीजिए। तो इसमें केंद्र सरकार जो है वो ये कहती है कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना में इस्लाम और ईसाई धर्म जो हैं ये बाहर के धर्म हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो ये कहती है कि हम इनको इस आधार पर खारिज करते हैं कि ये बाहर के धर्म हैं और इस आधार पर इनको इनके समान जो प्रिविलेज हैं वो नहीं मिल सकते जो कि हिंदू धर्म के लोगों को मिलते हैं। ठीक है, बीते साल अप्रैल में सरकार ने कोर्ट से कहा कि जो पूर्व CGI हैं KG बालकृष्णन, इनकी अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट आने तक इन याचिकाओं पर सुनवाई ना की जाए। यानी कि जो एक CGI हैं, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनकी अध्यक्षता में सरकार ने एक आयोग बनाया है, बालकृष्ण आयोग बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया है, जो उन्होंने कहा है कि जब तक ये आयोग अपनी रिपोर्ट देता है तब तक जो कोर्ट है इस पर मामला जो है वो पेंडिंग रखे, यानी कि कोई सुनवाई ना करें। अब देखते हैं कि भारत में जो आरक्षण है उसका आधार क्या है, किन आधारों पर आरक्षण जो है वो दिया जाता है। दरअसल देश में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, सामाजिक समूह हैं, इनको अन्याय से बचाने के लिए और इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो संविधान के द्वारा की गई है। आसान शब्दों में कहें तो आबादी के कुछ ऐसे पिछड़े इलाके होते हैं, पिछड़े हिस्से होते हैं जो कि ना तो सरकारी नौकरियों में आगे होते हैं और ना ही पढ़ाई में आगे होते हैं, और इनको संसद और राज्य विधानसभाओं तक इनकी पहुंच भी बहुत ही कम होती है। जब पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो इनको क्या ही कानूनों का ज्ञान होगा। तो इनको इसमें प्रतिनिधित्व देने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये वो पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें अपनी जातीय पहचान के कारण इनको ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ही ज्यादा अन्याय का सामना करना पड़ा है। और भारत में भारतीय संविधान की नीतियों के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, न कि किसी धर्म के आधार पर। तो ये है हमारा आरक्षण का आधार कि किन आधारों पर आरक्षण दिया जाता है। जो कि आरक्षण है उसका आधार धार्मिक आधार नहीं होता, उसका आधार होता है सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग। ठीक है, अब देखते हैं कि आजादी से पहले भारत में आरक्षण की क्या स्थिति रही है, किन्होंने आरक्षण के लिए प्रयास किए हैं। सबसे पहले विलियम हंटर और ज्योतिबा राव जो फूले हैं, इन्होंने आरक्षण के लिए
प्रावधान की बात कही थी, यानी कि 1882 में जाति आधारित आरक्षण की बात जो है विलियम हंटर और ज्योतिबाराव फूले द्वारा आरक्षण की बात कही गई थी, जिनके लिए हंटर आयोग भी बनाया गया था, जो कि पिछड़े और अछूत वर्ग की भलाई के लिए काम करेगा। उसके बाद 1901 का समय आता है, जब महाराष्ट्र की एक सामंती रियासत होती है, जो कि कोल्हापुर में साहू महाराज के द्वारा शासित होती है। इसमें साहू महाराज जो है कोल्हापुर में एक अधिसूचना के द्वारा दलित वर्ग को आरक्षण देने के लिए पहला एक सरकारी ऑर्डर जारी करते कि भाई इसमें इन कास्ट को अलग से आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद अंग्रेज हैं, ये बहुत सारी जातियों और समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है, यानी कि अंग्रेजों ने भी आरक्षण की व्यवस्था करने की बातें कही थी। पहला जो प्रयास है वो होता है 1882 में, उसके बाद होता है 1901 में, उसके बाद होता है 1908 में। इसमें बनता है हंटर आयोग, और इसमें जो कोल्हापुर रियासत है, सामंती रियासत है, इसमें साहूजी महाराज देते हैं, और तीसरा होता है वो देते हैं अंग्रेज कई जातियों के लिए जो कि पिछड़ी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद आता है 1909 और 1919 का भारत सरकार अधिनियम, यानी कि जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उसने एक्ट बनाकर भी आरक्षण का प्रावधान किया था। कौन कौन से कानून है वो आरक्षण से संबंधित है 1909 और 1919। ठीक है, अब इसके बाद 1921 का समय आता है, जब मद्रास प्रेसिडेंसी जो है ये एक जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी करती है, जिसमें कहा जाता है कि जो गैर ब्राह्मण है, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मणों, मुसलमानों जो कि एंग्लो इंडियन है, ईसाई हैं, और एससी कास्ट के जो लोग हैं, इनको आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि इसमें ब्राह्मणों को भी आरक्षण दिया गया था, और जो ब्राह्मण नहीं है उनको भी, मुसलमानों को भी, इनमें मतलब सभी लोग जो हैं वो शामिल किए गए थे 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा। अब 1935 का दौर आता है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है, पूना समझौता कहा जाता है, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। अब उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। इसमें भी क्या है, जातियों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव के बारे में कहा गया था, यानी कि इनको भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उसके बाद 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट को उठाने के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ बनाया, और उन्होंने सरकारी सेवाएं और शिक्षा में अनुसूचित जातियां जो है, शेड्यूल कास्ट जो है, इनके लिए आरक्षण की मांग की थी। अब ये था आजादी के पहले का। अब देखते हैं कि आजादी के बाद का इतिहास क्या रहा है। दरअसल भारतीय संविधान जब बना था तो इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी लोग पिछड़े हैं, इनको एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में रखा गया था, और इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए थे। इसके लिए कहा गया था कि एससी एसटी का जो आरक्षण है ये हर 10 साल पर सरकार जो है वो बढ़ाएगी, और इनका जो आरक्षण का प्रावधान है ये एक असंवैधानिक नहीं है, ये एक संवैधानिक प्रावधान है। उसके बाद 1953 में काका कालेकर आयोग बनाया जाता है, जो कि ओबीसी वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 1953 में ओबीसी आयोग बनाया जाता है, जो कि पहला ओबीसी आयोग होता है। और इस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, इसमें यह कहा गया था कि एससी एसटी से संबंधित रिपोर्ट को भी स्वीकार किया जाए, लेकिन ओबीसी की जो रिपोर्ट बनाई गई थी काका कालेकर के द्वारा वो अस्वीकार कर दी गई थी। यानी कि एससी एसटी के लिए भी काका कालेकर ने काम किया था, जो भी पिछड़े वर्ग थे, और ओबीसी के लिए भी, लेकिन जो ओबीसी की बात थी वो काका कालेकर की जो सिफारिशें थी वो खारिज कर दी जाती हैं। अब उसके बाद आता है मंडल कमीशन, जिस पर होती है मंडल कमंडल की राजनीति। 1979 में ये आधार होता है सामाजिक और शैक्षणिक। इसमें ओबीसी का मूल्यांकन करने के लिए मंडल आयोग बनाया जाता है, और मंडल आयोग अपने इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भारत की जनसंख्या में 52% लोग जो है वो ओबीसी, यानी कि भारत की जनसंख्या में 52% लोग क्या है, ओबीसी हैं।
यानी कि 52% लोग ओबीसी हैं, इसलिए इनको इनकी जनसंख्या के हिसाब से 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कहाँ पर? नौकरियों में और सरकारी संस्थाओं में। तो ये था आज का हमारा सेशन कि मुस्लिम आरक्षण क्या है और भारत में आरक्षण को लेकर क्या इतिहास रहा है। और ये है आज का हमारा प्रश्न कि निम्न में से कौन कौन आरक्षण से संबंधित है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।